सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के एमसीक्यू की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीम का पेड़ किसने लिखा है, यानी नीम का पेड़ जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब है राही मासूम रजा ने लिखा है नीम का पेड़ नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है। तो सही जवाब है धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो सही जवाब है कल कमलेश्वर। कमलेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक है कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, तमस के लेखक कौन है। तो सही जवाब है भीष्म साहनी। तमस के लेखक है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। तो सही जवाब है उसके लेखक है धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। सही जवाब है मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा पुस्तक लिखी गई है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, ग्लेंट्री अवार्ड्स वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो सही जवाब है सैनिकों को दिया जाता है। ग्लेंट्री अवार्ड जो है वो सैनिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो है सैन्य वीरता के क्षेत्र से। परमवीर चक्र का संबंध है सैन्य वीरता के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है। तो सही जवाब है शांतिकालीन वीरता में दिया जाता है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र भारत का कौन सा वीरता पुरस्कार है। तो वो सर्वोच्च सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, कीर्ति चक्र किस श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। तो वो द्वितीय यानी दूसरे नंबर पर है कीर्ति चक्र। अगला प्रश्न है, शौर्य चक्र किस श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। तो वो है तृतीय यानी तीसरे नंबर का। शौर्य चक्र जो है वो तीसरे नंबर का वीरता पुरस्कार है। ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही जवाब है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ट्यूरिंग पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक व अनुवादक दोनों के लिए दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, एशिया गेम्स में सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो वो है स्वर्ण पदक। एशिया गेम्स में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, ट्यूरिंग पुरस्कार को किसका नोबल कहा जाता है। तो वो कंप्यूटर विज्ञान का नोबल कहा जाता है ट्यूरिंग पुरस्कार को। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में सर्वोच्च पदक कौन सा है। तो वो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल है सर्वोच्च पदक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो वो है 1 जुलाई के दिन हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो वो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो वह है 23 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है 12 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 4 नवंबर को हम हर साल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है 9 जनवरी के दिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी
विदेश से लौटे थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे, और इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 5 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 जून को हम हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 20 जुलाई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 जून को हम हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 22 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 नवंबर को हम हर साल नेशनल डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है वो है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय संगठन अनुसंधान संगठन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास का संगठन कौन सा है? तो वो है DRDO। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास का जो संगठन है वो है DRDO। अगला प्रश्न है भारत में संचार और दूरसंचार मंत्रालय का संगठन कौन सा है? तो वो है ट्राई। भारत में संचार और दूरसंचार मंत्रालय का जो संगठन है वो है ट्राई। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो है बार्क, BARC। बार्क है भारतीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए प्रमुख संगठन कौन सा है? तो है ICMR है। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान किस क्षेत्र में है? तो वो है विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, याद में रख लेना है विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है WTO में कुल कितने सदस्य देश है? तो वो है 166 देश है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अगला प्रश्न है कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है IMF का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है विकासशील देशों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन करना है वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है ILO की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1919 में। अगला प्रश्न है UNHCR की स्थापना कब हुई? तो वो 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है WHO का भारत में मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दिल्ली में, यानी राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है WHO का वो है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कथकली में कितने प्रकार के पात्र होते हैं? तो वो 4 प्रकार के पात्र होते हैं कथकली में। अगला प्रश्न है उड़ीसी नृत्य में नर्तकाओं की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो उसे त्रिभंग कहा जाता है। ओडिसी नृत्य में नर्तकाओं की मुद्रा को त्रिभंग कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है? तो वो भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी, ये तीनों जो है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी, यानी तीनों। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है पंखा और मृदंग। पंखा और मृदंग है मणिपुरी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य में अभिनय और नृत्य का क्या संबंध है? तो वो है अत्यधिक संबंध है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है केरल राज्य का। ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है बकरी ईद किस गतिविधि का प्रतीक है? तो वो बलिदान का।
बकरी ईद बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, काली पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में होती है? तो वो है पश्चिम बंगाल में। काली पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में की जाती है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के दौरान कौन सा खेल लोकप्रिय होता है? तो वो खेल होता है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाना मकर संक्रांति का ये प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में कौन सा देवता मुख्य है? तो वह है सूर्य देव। छठ पूजा में सूर्य देव जो है वो मुख्य है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा किस समय मनाई जाती है? तो वो जून और जुलाई में मनाई जाती है रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत में कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है मृदगम है भारत में कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदुस्तानी संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है सितार। अगला प्रश्न है, भारत में ठुमरी और दादरा किसके प्रकार के हैं? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रकार है ठुमरी और दादरा। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो वो है आलाप, तान, ठुमरी और दादरा। ये चार है भारत में शास्त्रीय संगीत के प्रमुख स्वरूप। अगला प्रश्न है, भारत में फिल्म संगीत में कौन सा संगीत प्रभाव डालता है? तो वो शास्त्रीय और लोक संगीत। अगला प्रश्न है, भारत में संगीत के लिए प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है भारतीय संगीत विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर का। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य का जो उद्देश्य है वह है दुख से मुक्ति। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में अंजलि किस उद्देश्य के लिए होती है? तो वो होता है सम्मान और सेवा के लिए। याद रखना है, सम्मान और सेवा के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में योग और ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में योग और ध्यान का प्रमुख उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में कुरान की भाषा कौन सी है? तो वो अरबी भाषा है। इस्लाम धर्म में जो कुरान की भाषा है वो है अरबी भाषा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो वो है आत्मशुद्धि। जैन धर्म में तपस्या का जो उद्देश्य है वो है आत्मशुद्धि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है बुद्धित्व प्राप्ति। बुद्ध तत्व प्राप्ति है बौद्ध धर्म में ध्यान का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नारी निकेतन कहाँ बना? तो वो कोलकाता में बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ बना? तो वो दिल्ली में बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला आयरन मेयर कौन थी? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हुआ? तो वो दिल्ली में हुआ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला है वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ हुआ? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है वो मार्टिन कूपर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। अगला प्रश्न है, www के जनक कौन है? तो वो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली है www के जनक। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस पर रखा गया? तो वो राजा हेराल्ड पर रखा गया था ब्लूटूथ तकनीक का नाम। अगला प्रश्न है, पवन चक्की का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो फारस में हुआ था। पवन चक्की का सबसे पहले आविष्कार जो है वो फारस में हुआ था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स।
एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगला प्रश्न है पीएसयू का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगला प्रश्न है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद में रखना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है यूआईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह है कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश का। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो कुंडलवन में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन में हुई थी। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत के जो रचयिता है वो है वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता माने जाते हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो वह है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है अष्टप्रधान परिषद। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो वो थी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी रायगढ़। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और वो हुआ था सदाशिवराव भाऊ यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो वो मराठा जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों के बीच में लड़ा गया था तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के जो संस्थापक थे, जो पहले गुरु थे, वो थे गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो वो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोबिंद सिंह जी। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1930 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो वो है महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो का नारा, जिसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत जो है 1946 को आया। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1918 को समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध। याद में रखना है। नेक्स्ट है कि वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी वर्साई की संधि। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1920 को हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी सन 1920 को।
अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 को शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 को शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो 1945 को समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो वो थे जर्मनी, इटली और जापान थे धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन। उच्च सदन यानी राज्यसभा, निम्न सदन यानी लोकसभा। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर, जिसे स्पीकर कहते हैं, यानी लोकसभा का स्पीकर। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही जवाब है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो है 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो वो 101 यानी 101वें संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष कर से होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स से होता है भारत में सबसे अधिक कर संग्रह। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो है आयकर। प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो होता है आयकर। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण होता है वो है जीएसटी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1992 में, यानी 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो वो गोवा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है लद्दाख पठार। लद्दाख का पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा राज्य है जिसमें से नहीं गुजरती? तो वो है उड़ीसा राज्य, जिसमें से नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा ये तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत देश। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत देश। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो है वेटिकन सिटी, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ सहारा रेगिस्तान भी मौजूद है। तो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो वो है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है वो है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है?
तो उसका सूत्र जो है वो सभी है दिए गए ऑप्शन में से, यानी V मल्टीप्लाइड बाय आर, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर आर, ये तीनों है विद्युत शक्ति का सूत्र। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य क्या है? तो है उपकरणों की सुरक्षा। फ्यूज का कार्य होता है उपकरणों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? तो वो है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की जो SI इकाई होती है वो होती है टेस्ला। अगला प्रश्न है पृथ्वी एक विशाल क्या है? चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, यानी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वो क्षारीय होती है। धातुओं की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वो अम्लीय होती है, यानी एसिडिक होती है अधातुओं की प्रकृति। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो ऑक्सीकरण है। जंग लगना जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है दहन क्रिया में क्या आवश्यक है? तो वो है ऑक्सीजन। दहन क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है CO2 गैस किसे बुझाने में प्रयोग होती है? तो वो तेल की आग, विद्युत आग और गैस की आग, सभी को बुझाने में आवश्यकता होती है CO2 का। अगला प्रश्न है सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सोडा वाटर में घुली होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी नामक रोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है स्कर्वी रोग में। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स नामक रोग, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अब रिकेट्स नामक रोग में होता ये है कि जो हड्डियां है वो टेढ़ी तिरछी हो जाती है, और खासकर रिकेट्स रोग जो है वो बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है विटामिन के किसमें सहायक है? तो वो रक्त जमाव में सहायक है। विटामिन के जो है वो रक्त जमाव में सहायक है। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो है डिओक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को। अगला प्रश्न है ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? तो वो है क्रोम। ब्राउज़र का उदाहरण जो है दिए गए में से क्रोम है। अगला प्रश्न है सर्च इंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है गूगल। सर्च इंजन जो है वो दिए गए ऑप्शन में से गूगल है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो उसका कार्य होता है वायरस को हटाना। एंटीवायरस का जो कार्य है वो होता है वायरस को हटाना। अगला प्रश्न है MS वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है? तो दस्तावेज बनाने यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग होता है MS वर्ड का। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल किस लिए प्रयोग होता है? तो वो है गणना और तालिका के लिए। MS एक्सेल का जो प्रयोग है वो गणना और तालिका के लिए होता है। अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 7 खिलाड़ी। कबड्डी के एक टीम में 7 खिलाड़ी खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है कुश्ती किस प्रकार का खेल है? तो कुश्ती जो है एक मैदानी खेल है। याद रखना है कुश्ती जो है एक मैदानी खेल है। अगला प्रश्न है कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो भारत देश में, हमारे भारत देश में हुआ है कबड्डी का उद्गम। अगला प्रश्न है ओलंपिक में कुश्ती की शैली कौन सी नहीं है? तो वो जूडो जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है जूडो किस देश का खेल है? तो वह है जापान का। जूडो जो है वो जापान देश का खेल है। अगला प्रश्न है ताइक्वांडो किस देश का खेल है? तो वो है कोरिया का। ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का खेल है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। साकेत के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त।
याद रखना है। साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है सूरसागर के लेखक कौन है? तो वो है सूरदास। सूरसागर के लेखक है सूरदास। अब अगला प्रश्न है बीजक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है कबीर। बीजक के जो लेखक है वो है कबीर। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो वो कबीर से संबंधित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध है कबीर से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर को। हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में।